आज हम पढ़ेंगे आरबीआई के कार्य। कल मैंने आपको ये बताया था, फाउंडेशन ऑफ आरबीआई बता दिया था कि आरबीआई का जो निर्माण है वो किस प्रकार हुआ, कि हिल्टन आयोग की सिफारिश के आधार पर आरबीआई को यानी कि आपके पास डेवलप किया गया। एक बार देख लेते हैं आरबीआई की। हाँ, आरबीआई ये आपके पास किसी भी देश का जो भारत आरबीआई, हम चूंकि भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, आरबीआई तो भारत का केंद्रीय बैंक है। हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है जो सारी बैंकिंग गतिविधियां हैं उन्हें नियमित करता है, रेगुलेशन का काम करता है और उसकी मजबूती का काम करता है, ताकि देश में जो है अर्थव्यवस्था का पहिया चलता रहे, देश में आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि होती रहे। इसकी स्थापना की बात करूं तो 1926 में हिल्टन आयोग की सिफारिश के आधार पर आरबीआई को गठन किया गया और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसे रजिस्टर किया गया। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा इसे 1 अप्रैल 1935 में स्थापित किया गया और 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है, यानी कि सरकार उसे अपने अंडर में ले लेती है। आरबीआई के मुख्यालय की बात करें तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और अन्य बड़े सिटी में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और भारत में चूँकि अब तो 1 रुपया चलता नहीं, तो अब उसे बताने का कोई मतलब भी नहीं है। पहले क्या होता था, 1 रुपये के नोट पर या उससे नीचे के पे कोई भी आपके पास करेंसी थी, उसमें वित्त सचिव के सिग्नेचर होते थे, लेकिन 1 रुपये से ऊपर के नोट पर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। अब तो ना तो 1 रुपये का नोट चलता है, ना 2 रुपये का नोट चलता है, 5 का चलता है, 10 का चलता है। तो इन सब पर जो है आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, ठीक है नहीं। उसके बाद हमने न्यूनतम कोष प्रणाली को जाना था कि न्यूनतम कोष प्रणाली क्या होती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो आरबीआई है वो न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर काम करती है। हमारे यहाँ न्यूनतम कोष प्रणाली प्रचलन में। न्यूनतम कोष प्रणाली क्या होती है कि आरबीआई जितने भी नोट जारी करता है उसका लगभग नोट ये लिखा हुआ है, इसके तहत जारी किए जाने वाले नोटों के पीछे आरबीआई कितने का रिजर्व रखता है, 200 करोड़ रुपए का उसे रिजर्व रखना होता है। यानी कि जितने नोट जारी करे हैं तो मतलब 200 करोड़ रुपए का उसे रिजर्व रखना होगा अपने पास। वो रिजर्व जो है सोने के रूप में भी रह सकता है, विदेशी मुद्रा के रूप में भी रह सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों करता है आरबीआई? आरबीआई किसी भी वित्तीय परिस्थिति, यानी कोई ऐसी वित्तीय आपात स्थिति आ जाती है तो बैंकिंग व्यवस्था कोलैप्स ना हो, देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, देश की अर्थव्यवस्था पर या जो भी वित्त फाइनेंस सिस्टम है उस पर किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आरबीआई अपने पास मतलब रिजर्व रखता है, ठीक है नहीं। उसके बाद अब हम जानेंगे आरबीआई के कार्य, यानी आरबीआई क्या काम करता है। तो आरबीआई का जो प्राथमिक कार्य यही है कि मौद्रिक नीति को तैयार करता है। मौद्रिक नीति क्या होती है वो हम नीचे पढ़ेंगे अभी। मौद्रिक नीति का मतलब मुद्रा से संबंधित नीति जो है उसका संचालन करता है, उसे तैयार करता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखता है, यानी महंगाई जो होती है तो महंगाई को नियंत्रण में रखने का प्रयास करता है। आरबीआई किसी भी मतलब भारत में आरबीआई जो बैंकिंग व्यवस्था में नकदी की कमी ना हो इस चीज़ का भी ध्यान रखता है, और इतना भी नकदी ना हो जाए बाजार में कि उससे मुद्रास्फीति हाई लेवल पे पहुंच जाए। तो इन बातों को आरबीआई याद रखता है, मतलब ध्यान रखता है। नकदी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करना जो है वो आरबीआई का कार्य है। जब कभी अर्थव्यवस्था मंदी में चली जाती है तो मंदी से निकालना, कैसे अर्थव्यवस्था को मंदी से निकाला जाए, महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए, और मार्केट में नगद का पर्याप्त यानी कि मुद्रा पर्याप्त रहे मार्केट में, इसकी भी व्यवस्था आरबीआई करता है। ये समय समय पर जानकारी लेता रहता है या नियमित रूप से उसे रेगुलेशन का काम करता है, ठीक है नहीं। पहला काम तो यही है मौद्रिक नीति का संचालन। अब मौद्रिक नीति का संचालन कैसे करता है आरबीआई वो हम नीचे पढ़ेंगे सारी चीज़ें। दूसरा कार्य है साख नियंत्रण, यानी कि जो साख है, जो ऋण
सृजन करने की क्षमता है बैंकों की, उस पर आरबीआई नियंत्रण रखता है। कैसे रखता है? मैंने आपको बताया होगा कि रेपो रेट, अगर आरबीआई अपनी रेपो रेट, चूंकि आरबीआई से बैंकें क्या लेती हैं, ऋण उधार लेती हैं, किस रेट पर? रेपो रेट पर। यानी कि आरबीआई से बैंकें रेपो रेट पर उधार लेती हैं। अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है तो बैंक आरबीआई से कम उधार लेंगी। तो जब बैंक आरबीआई से कम उधार लेंगी तो उनके पास लोगों को फिर ऋण देने के लिए पैसे कम होंगे। और अगर आरबीआई इस रेपो रेट को घटा देता है तो फिर बैंक के ज़्यादा आरबीआई से उधार लेंगी और ज़्यादा ऋण बांटेंगी लोगों को, तो उसकी साख सृजन क्षमता बढ़ जाएगी। और जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है तो उसकी साख सृजन क्षमता कम हो जाती है। फिर एक तरीका यह है कि सीआरआर के रूप में एक राशि बैंकों को आरबीआई के पास रखनी पड़ती है, एसएलआर के रूप में भी रखनी होती है। इन सारी चीज़ों को हम नीचे डिस्कस करेंगे, ठीक है नहीं। एसएलआर वैधानिक तरलता अनुपात के रूप में भी एक निश्चित राशि आरबीआई के पास रखनी होती है, या नहीं पास रखनी तो सरकार की प्रतिभूति खरीद कर रखनी होती हैं। तो जब बैंक इनमें इन्वेस्ट कर देती है तो बैंक के पास फिर इतना पैसा नहीं, मतलब उसी अनुपात में पैसा बचता है कि ऋण दे सके लोगों को। ऐसा नहीं है कि बैंक के पास पर्याप्त पैसा है या खूब पैसा है। तो आरबीआई को जब साख मार्केट में, यानी कि बैंकों की साख सृजन क्षमता बढ़ानी होती है तो इस रेट को कम कर देता है, रेपो रेट को। सीआरआर की भी राशि कम कर देता है, एसएलआर की राशि भी कम कर देता है। तो बैंकों के पास खूब पैसा हो जाता है, ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऋण देते हैं, ठीक है नहीं। तो आरबीआई बैंक मतलब साख का नियंत्रण क्यों करता है? क्योंकि आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए, देश में जो मुद्रा है और साख की मांग और पूर्ति के मध्य संतुलन स्थापित करने के लिए। ऐसा भी नहीं हो कि आरबीआई बैंकों को खूब पैसा दे दे और बैंक लोगों को खूब कर्ज दे दे, तो लोगों के पास इतना पैसा हो जाए, लोग खूब खरीदारी करें तो महंगाई बढ़ जाए, क्योंकि आरबीआई का काम महंगाई को रोकना भी होता है। तो आरबीआई क्या होता है, साख की जो मांग है, यानी कि ऋण की जो मांग है आपके पास और जो उसकी पूर्ति है, उनके मध्य जो है संतुलन स्थापित करने का काम करता है। आरबीआई के टूल्स क्या हैं? सीआरआर, एसएसआर और रेपो रेट, ठीक है। इनके माध्यम से आरबीआई मुद्रास्फीति को संचालन करता है और बैंकों की साख सृजन जो क्षमता है उस पर नियंत्रण भी रखता है। आरबीआई साख सृजन का कार्य नहीं करता, बल्कि साख नियंत्रण का कार्य करता है। आरबीआई खुद लोगों को पैसे उधार नहीं देता, बल्कि आरबीआई बैंकों को उधार देता है और बैंक के लोगों को पैसे देती हैं। आरबीआई तो केवल उसका रेगुलेशन करता है कि जो पैसा उधार दिया जा रहा है ऋण के रूप में, वो सही रूप से दिया जा रहा है कि गलत रूप से। यहाँ तक बताइए, किसी को कोई डाउट? उसके बाद आता है मुद्रा जारीकर्ता के रूप में। भारत में आरबीआई ही एक ऐसा बैंक है केंद्रीय लेवल पर जो मुद्रा को जारी करता है, ठीक है नहीं, जिसका काम मुद्रा को जारी करना है, फिर मुद्रा का विनिमय करना है, कि रेगुलेशन का काम है मुद्रा का, और परिचालन, योग्य न रहने पर मुद्रा को नष्ट करना। यानी कि जब अगर जो मार्केट है, बाजार है, उसमें अगर मुद्रा जो है चलने योग्य नहीं है तो उसे नष्ट करती है आरबीआई, नए नोट छापती है, नई मुद्रा का मतलब आपके पास छाप जारी करती है आरबीआई, और फिर उसके रेगुलेशन का काम आरबीआई का होता है। तो मुद्रा जारीकर्ता के रूप में भी काम करता है। देखो, अगर पीसीएस में क्वेश्चन आएगा तो मैंने आपसे बताया क्या बन का आएगा कि भारत में मुद्रा विनिमय का कार्य कौन सी बैंक करती है? आरबीआई, ठीक है नहीं। ये पीसीएस लेवल क्वेश्चन हो गए या एसएससी लेवल के हो गए। अगर पूछेगा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से कार्य आरबीआई से संबंधित हैं? पहला, साख का नियंत्रण, दूसरा मुद्रा जारी करता, तीसरा मौद्रिक नीति का परिचालन। इस टाइप से अगर 4 ऑप्शन दे देगा तो कह देगा आईएएस का क्वेश्चन है। तो आईएएस पीसीएस में आप अंतर करना सीख जाइए थोड़ा सा। फिर बैंकों के बैंक के रूप में आरबीआई सारी बैंकों के बैंकर्स के रूप में भी काम करता है। यानी कि बैंक के जो हैं वो आरबीआई पैसे के लिए किस पर निर्भर है? आरबीआई पर। यह समस्त वित्तीय प्रणाली और निजी बैंकों में पर्याप्त नकदी की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। आरबीआई ये तय करता है या अपनी विभिन्न
रेपो रेट और इनके माध्यम से ये ध्यान देता है कि बैंकों के पास पर्याप्त नकदी रहे, ताकि लोगों का वो आदान प्रदान कर सके, लोगों को ऋण के रूप में दे सके, ताकि आर्थिक विकास हो सके। क्योंकि लोगों को जब ऋण मिलेगा तो लोग खर्च करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, उससे वो अर्थव्यवस्था का पहिया चलेगा। मांग बढ़ेगी तो आपूर्ति बढ़ेगी तो कंपनियां लगेंगी तो रोजगार मिलेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी, लोगों की आय बढ़ेगी तो शिक्षा में लोग निवेश करेंगे, स्वास्थ्य में निवेश करेंगे, लोगों की आयु बढ़ेगी, लोगों की एजुकेशन बढ़ेगी, अच्छी नौकरी करने लायक लोग होंगे, तो फिर भारत क्या हो जाएगा, एक विकसित देश की ओर बढ़ जाएगा। तो इसलिए आरबीआई कोशिश यही करता है कि बैंकों के पास नकदी की कोई समस्या ना हो, ताकि लोगों को सही समय पर सुचारू रूप से ऋण की व्यवस्था हो जाए। तो बैंकों का बैंकर है ये। बैंकों के पास जब पैसा ज़्यादा हो जाता है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट के द्वारा उस पैसे को अपने पास जमा कर लेता है, और जब बैंकों के पास पैसा कम हो जाता है तो रेपो रेट के द्वारा आरबीआई बैंकों को उधार देता है। बैंक आरबीआई से उधार लेने आते हैं, ठीक है नहीं। तो बैंकों का बैंकर्स है ये। सारे बैंक किससे उधार लेंगे, आरबीआई से, और हम लोग किससे उधार लेते हैं, बैंकों से। सभी बैंकों के लिए अंतिम उधारदाता कौन है, आरबीआई। यानी अंतिम रूप से बैंक किस पर निर्भर है, आरबीआई पर। यह है अनुसूचित बैंक वही है जो आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में दर्ज हैं। यह जितनी भी अनुसूचित बैंक हैं उनके खातों को व्यवस्थित करता है, उनके खातों का मैनेजमेंट करता है आरबीआई। और भारत सरकार के जो ऋण दान कार्यक्रम हैं, जहाँ पर सरकार जो है सब्सिडी दे रही है लोगों को, उसका भी संचालन करता है, ऋण दान कार्यक्रम का भी संचालित करता है आरबीआई, ठीक है नहीं। सरकार ने जो भी ऋण दान के लिए कार्यक्रम चलाए हैं लोगों को ऋण देने के लिए, कि इस योजना के तहत इतना ऋण मिलेगा, इस योजना के तहत इतना ऋण मिलेगा, तो आरबीआई बैंकों को निर्देश जारी करता है कि फला योजना के लिए इतना % आपको ऋण देना ही देना है। तो सरकार के जो भी कार्यक्रम है उसने भी संचालित करता है आरबीआई एक प्रकार से। समझ में आया भाई आपके पास आरबीआई के कार्य हैं। और अगला कार्य यह है कि भारतीय जो भी बैंकिंग प्रणाली है उसे विनियमित यानी रेगुलेशन का काम जो है वो आरबीआई करता है। तो जितना भी आपके पास विनिमय प्रणाली है बैंकिंग या वित्तीय क्षेत्र में, उसके लिए जो दिशा निर्देश जारी करेगा आरबीआई, मानदंड आरबीआई जारी करेगा, इन सारी चीज़ों को आरबीआई जारी करेगा, ठीक है। यह वाणिज्यिक बैंक वो जो मैंने आपको बताया कमर्शियल बैंक होती हैं, जो आरबीआई के अंतर्गत कार्य करती हैं, आरबीआई के दिशा निर्देशों को मानती हैं। उन बैंकों पर नियंत्रण का कार्य आरबीआई करता है, और उनकी जो परिसंपत्तियां हैं उसकी तरलता, शाखा का विस्तार तथा बैंकों के लिए लाइसेंस जारी करने का काम भी आरबीआई करता है। यानी कि कोई भी नई बैंक अपनी नई शाखा खोलेगी या कोई नया बैंक खोलेगा तो उसमें आरबीआई के लाइसेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है नहीं। उसके बाद सरकार के बैंकर के रूप में भी काम करता है। सरकार के बैंकर्स हो, एजेंट हो या सलाहकार के रूप में भी काम करता है। यानी अगर केंद्र सरकार को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो आरबीआई के पास जाती है, और सरकार का एजेंट भी है, सरकार के खातों को भी मेंटेन करता है आरबीआई। सलाहकार की भूमिका भी निभाता है, सरकार को जो है वित्तीय मामलों में सलाह भी देता है, ठीक है। तो आरबीआई जो है केंद्र और राज्य सरकारों के खातों को प्रतिबंधित करता है, यानी केंद्र और राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में काम करता है, उनके खातों की देखरेख करता है। और सरकार की जो प्रतिभूतियाँ होती हैं, सरकार के जो ऋण पत्र होते हैं, आरबीआई खुले बाजार की प्रक्रिया द्वारा उन्हें मार्केट में बेचता है, और सरकार के लिए पैसे की व्यवस्था करता है उन्हें बेचकर। और उन्हें लेता कौन है, ये जो जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं वो सारे लेते हैं, ठीक है। तो आरबीआई जब सरकार के लिए पैसों की व्यवस्था करता है तो सरकार उस पैसे को विकास कार्यों पे, ठीक है नहीं, विकास और व्यवस्थित कार्य का संचालन करती है, और जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा भी मिलता है। विदेशी विनिमय का नियमन करता है। जो एक्सचेंज होता है, हमारे देश के व्यापारी जो बाहर से व्यापार करते हैं या बाहर के व्यापारी भारत से माल ले जाते हैं, तो उन्हें जब पैसे की ज़रूरत होती है विदेशी मुद्रा की, तो वो कहाँ से लेते हैं, आरबीआई के पास जाकर लेते हैं।
किसी को मान लो मैं अमेरिका से सामान मंगाता हूँ, तो वहाँ तो मुझे डॉलर में पे करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो पैसे होंगे मैं आरबीआई के पास जाऊँगा या उसकी शाखा जहाँ भी होगी, और वहाँ से डॉलर ले लूँगा, रुपए जमा कर दूँगा, और फिर उन डॉलर को वहाँ दे दूँगा जो व्यापारी होगा। समझ में आ रही बात? या अपने अकाउंट में डॉलर करवा लूँगा, फिर उस अकाउंट से मैं अमेरिका में जो भी मेरा साथी व्यापारी होगा उसके खाते में पैसे डाल दूंगा और वो मुझे माल भेज देगा। तो विदेशी विनिमय दर का भी नियमन करती है आपके पास, कि विदेशों में आपके पास कैसा निवेश होगा, कैसा सारी चीज़ें होंगी, ये सब आरबीआई देखता है। आरबीआई भारत में विदेशी निवेश कैसे बढ़ेगा तथा विदेशों में भारतीय निवेश, भारत के लोग जो विदेशों में निवेश कर रहे हैं उन सबको आसान बनाता है आरबीआई। क्योंकि मान लो मुझे अमेरिका में निवेश करना है तो मुझे डॉलर में निवेश करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या काम करूँगा, मेरे पास जो पैसे हैं तो आरबीआई के पास लेके जाऊँगा, आरबीआई से डॉलर अपने अकाउंट में पड़वाऊँगा, वहाँ निवेश कर दूँगा। या बाहर का कोई निवेश करता भारत में निवेश करेगा तो पैसों में करेगा, तो वो अपने डॉलर भुनाएगा आरबीआई से पैसों में, और फिर पैसे यहाँ इन्वेस्ट करेगा। समझ में आ रही बात ये? क्यों भाई, क्लियर हुआ क्या? हाँ, विदेशी विनिमय दर का नियमन मतलब विदेश विदेश से जो मुद्रा है वो उसकी विनिमय दर, एक्सचेंज रेट, ये आरबीआई तय करता है। ठीक है नहीं, कितनी मुद्रा भारत में आएगी, इतनी जाएगी, ठीक है नहीं, कितनी मुद्रा जा रही है, कितनी आ रही है, इन सारा जो रेगुलेशन का काम है वो आरबीआई करता है। ठीक है नहीं, भारत में जो भी विदेश के लोग यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं या भारत के लोग विदेश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके निवेश को ये सुसाध्य बनाता है, यानी कि आसान बनाता है। क्यों, मान लो मुझे अमेरिका में निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, तो मेरे पास तो पैसे भारतीय है ना, तो मैं क्या काम करूँगा, पहले उन पैसों को डॉलर में बदलूंगा, तब अमेरिका में जाकर निवेश करूँगा। या किसी अमेरिका के व्यक्ति को भारत में निवेश करना है तो पहले उन डॉलर को वो रुपये में बनाएगा, तब यहाँ निवेश करेगा। तो वो आरबीआई आसान बनाता है इन चीज़ों को। वो सारा एक्सचेंज जो है, आरबीआई ने बहुत सारी बैंकों को भी दिशा निर्देश दे रखे हैं कि आप किसी बैंक में भी जाकर, जो भी आरबीआई ने मान्यता दी है जिन बैंकों को चेंज करने की, वहाँ जाकर रुपए का डॉलर ले सकते हो। आपने देखा होगा विदेशी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं तो वो रुपए कहाँ से लाते हैं, तो उन्हें तो डॉलर मिलते होंगे ना अपने घर, गाँव मतलब घर पर। अमेरिका का कोई व्यक्ति यहाँ घूमने के लिए आ रहा है तो वो तो डॉलर ही लाता होगा ना अपने साथ, वो फिर यहाँ पे बैंक से भुनाता है सारी चीज़ें, बैंक में जमा करता है, बैंक उसे पैसे दे देती है, और फिर वो पैसे लेकर निकल जाता है अपने टूर पे। समझ में आ रही बात नहीं? उसके बाद विदेशी व्यापार तथा भुगतानों के लिए नीति निर्माण करना, यानी विदेशों में जो व्यापार होता है, हमारे देश के व्यापारी जो अन्य देशों के साथ व्यापार करते हैं, या अन्य देशों के व्यापारी हमारे देश के साथ व्यापार करते हैं, तो उनके जो भुगतान होते हैं वो एक दूसरे को जो पे करते हैं, उनके लिए जो नीति या पॉलिसी बनाता है वो आरबीआई ही बनाता है। तो जब, क्योंकि विदेशी विनिमय दर का नियमन का के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ गई कि व्यापार के भुगतानों के लिए नीति बनाएगा, भारत में निवेश करने के लिए, भारत के लोगों को विदेश में निवेश करने के लिए आसान रास्ता बनाएगा, और विदेशी विनिमय दर का निर्धारण एवं नियमन करता है। विदेशी विनिमय दर यानी विदेशों से तो भारत में एक्सचेंज होगा मुद्रा का या किसी भी का, उसकी जो दर है, रेट जो है, वो आरबीआई तय करेगा, उसका निर्धारण भी और नियमन भी। ठीक है नहीं, कि किस रेट पर आपके पास मुद्रा भारत में आएगी, किस रेट पर भारत से जाएगी, मतलब रेट का दर से जो एक्सचेंज होता है उसका निर्धारण और नियमन कौन करता है, आरबीआई करता है। आप ये मान के चलिए, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को हम जब पढ़ेंगे, भुगतान संतुलन वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, विदेशों के साथ जो व्यापार होता है, तो वहाँ इन सारी चीज़ों को और क्लियरिटी आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही तुम्हारे? विदेशी विनिमय दर का निर्धारण, विदेशी विनिमय दर का मतलब विदेशी मुद्रा भारत में किस रेट दर पर आएगी, भारत की मुद्रा कैसे जाएगी, और कितनी मुद्रा विदेश की यहाँ आएगी, कैसे वो कन्वर्ट होगी रुपए में, इन सारी चीज़ों को आरबीआई देखता है। ठीक है नहीं।
इंडिया में भी करा देता है, जो हमारे यहाँ की बैंकों का मान लो विदेशों में जो ऑफिस खुले हुए हैं वहाँ भी करा सकता है। हमारी बैंकों के जो विदेशों में ऑफिस खुले हुए हैं तो वहाँ भी करा लेगा वो जब उसे आना होगा तो। आप क्या समझते हो जो हमारे यहाँ के लोग अमेरिका वगैरह में जॉब कर रहे हैं वो कोई डॉलर भेजते होंगे? वो ऐसे नहीं, वो वहाँ डॉलर जमा कर देते हैं फिर अपने उनके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, पैसे भेज देते हैं। समझ रहे हो? तो ये सारी व्यवस्था चलती है। ये सारा जो आप अभी यहाँ ये समझिए, विदेशी मुद्रा का जो विनिमय होता है, जो आदान प्रदान होता है, उसके लिए जो नियम बनाता है या रेगुलेशन का जो काम करता है वो आरबीआई करता है। ठीक है, इतना आप समझिए। और जब हम भुगतान संतुलन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो कोई भी इकोनॉमी है या कोई भी चैप्टर मतलब वो है आपके पास विषय है, उसमें पढ़ते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं आगे की यूज होती हैं, बहुत सारी पीछे की यूज होती हैं। तो इसलिए जो चीज़ आगे की यूज होगी तो वो आगे अच्छे से बताई जाएगी, यहाँ केवल उसे समझाया जाएगा। ठीक है नहीं? जैसे मैंने आपको यहाँ समझा दिया कि विदेशी विनिमय दर का नियमन, तो इसका मतलब ये है कि विदेशों से जो हमारे यहाँ निवेश होता है या हमारे यहाँ से जो बाहर निवेश हो रहा है, या फिर विदेशों से जो हमारे यहाँ व्यापार हो रहा है या हमारे यहाँ से जो बाहर व्यापार हो रहा है, या फिर आपके पास और अन्य कोई भी विदेशी रुपए का हमारे यहाँ लेन देन हो रहा है, तो इन सारी सारी बातों से जो भी नियम कानून बनाएगा वो आरबीआई बनाएगा। क्लियर हुआ? उसके बाद आरबीआई की जो भूमिका अगली आ जाती है वो आती है विकासात्मक भूमिका, यानी डेवलपमेंट के क्या काम करती है, डेवलपमेंट के लिए देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आरबीआई कैसे काम करता है। तो देखो पहला तो यही है कि आरबीआई क्या काम करता है, जो तीव्र आर्थिक समृद्धि है और राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने पर बल देता है। आरबीआई कोशिश यही करता है कि भारत की जो जीडीपी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, यानी कि भारत का जो आर्थिक विकास है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसलिए आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है और बैंकों से कहता है कि भाई आप लोगों को कर्ज दीजिए ताकि लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकें, व्यापार कर सकें अपना, या कृषि क्षेत्र में निवेश कर सकें। और उससे क्या होगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और देश की जीडीपी बढ़े, देश की अर्थव्यवस्था आगे जाए। और लोग चूँकि शिक्षा पर भी खर्च करेंगे, स्वास्थ्य पर भी खर्च करेंगे, तो लोगों का जीवन भी बेहतर होगा, लोगों की आय भी बढ़ेगी। तो ये सारे काम आरबीआई बैंकों को दिशा निर्देश देता है और उन्हें पैसे की भी उपलब्ध कराता है। तो एक प्रकार से आरबीआई जो है देश की आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के लिए भी काम करता है। ठीक है, फिर महंगाई को कंट्रोल करने का काम आरबीआई करता है कि महंगाई को कंट्रोल करना है। तो उससे क्या होता है, लोग जब ज़्यादा महंगाई होती है तो लोगों के खर्चे बढ़ जाते हैं, लोगों की इनकम बचत जो है लोगों की वो कम हो जाती है। जब महंगाई कम होती है तो लोगों की बचत ज़्यादा हो जाती है। जब लोगों के पास पैसे ज़्यादा बचते हैं तो वो अपने अन्य शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इन सब पर खर्च कर सकते हैं। और जब लोगों के पास पैसे कम होंगे तो वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजेंगे। समझ रहे हो? इसलिए महंगाई को कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कई विशेषीकृत जो वित्तीय संस्थान हैं तथा बैंकों की स्थापना करना आरबीआई का काम है। यानी कि बहुत सारे क्षेत्र जो हैं, व्यापार का क्षेत्र है, हाउसिंग का क्षेत्र है, रियल एस्टेट है और औद्योगिक क्षेत्र है, इनमें जो बहुत सारे संस्थान काम करते हैं ऋण देने के लिए, तो आरबीआई इन संस्थानों को पैसे मुहैया कराता है। ठीक है नहीं? जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है, तो ये भारत के औद्योगिक विकास के लिए ऋण देती है, व्यापार के लिए, मतलब फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए और उसके लिए। तो अभी इस बैंक को पैसा कौन देता है? इस बैंक को पैसे आरबीआई से मिलते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, सिडबी, जो हम ऊपर मैंने बताया था आपको। तो ये लघु और मध्यम उद्योग के विकास के लिए पैसे देती है, मुद्रा योजना को चलाता है ये। ठीक है ना, इस टाइप से। लेकिन यहाँ इन ये पैसे कहाँ से इन संस्थानों के पास? इन संस्थानों के पास पैसे आएंगे आरबीआई से। और ये फिर संस्थान खुद किसी को लोन नहीं देते, बल्कि ये क्या काम करते हैं, बैंकों को लोन देते हैं कि भाई आपको इतना पैसा औद्योगिक गतिविधि के लिए देना है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, नाबार्ड है, राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक है। तो ये बैंकों को आरबीआई इन्हें देता है, ये बैंकों को देते हैं, बैंक लोगों को देते हैं। तो इस टाइप से ये क्रम चलता है। क्लियर हुआ आरबीआई के कार्य?
कोई डाउट यहाँ तक किसी को? क्यों भाई, आवाज आ रही मेरी? क्लियर। अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे। हमने पहले सबसे शुरू में पढ़ाया था कि आरबीआई मौद्रिक नीति का नियमन करता है, तो हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मौद्रिक नीति क्या। तो मौद्रिक नीति जो है केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में ब्याज दरों, मुद्रा आपूर्ति और ऋण की उपलब्धता जैसे परिणामों को विनियमित करने के लिए मौद्रिक साधनों को के उपयोग को सूचित करती है। यानी मौद्रिक नीति क्या है? मौद्रिक नीति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो केंद्रीय बैंक है यानी आरबीआई, वो अपनी ब्याज दरों के माध्यम से या फिर बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को या बाजार में ऋण की उपलब्धता को, इन सारी चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का यूज करती है। जैसे रेपो रेट है, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, तो इन सब साधनों का यूज करती है। तो मौद्रिक नीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आरबीआई ब्याज दरों, मुद्रा की आपूर्ति तथा मुद्रा की मांग, ऋण की उपलब्धता आदि जो आपके पास कार्य हैं उनको विनियमित करने का काम करती है। तो वह क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। अब विनियमित करने का काम कैसे करती है वो हम नीचे देखेंगे, ठीक है नहीं। ये आरबीआई के मौद्रिक नीति के टूल्स क्या हैं, उसके मौद्रिक नीति के घटक क्या हैं, किस किस के माध्यम से वो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को कम ज़्यादा करती है, इन सारी चीज़ों को अभी हम नीचे देखेंगे। पहले बताइए ये क्लियर हुआ आपका मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? भाई आरबीआई क्या काम करता है? एसएलआर, ये मैंने देखो समझाया अभी है कि एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट आरआर, रिवर्स रेपो रेट आरआर डबल आर, ठीक है नहीं। इनके माध्यम से और भी कई सारी चीज़ें हैं, इनके माध्यम से ये मेन है, इनके माध्यम से बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को, कि मुद्रा जब कम हो जाती है बाजार में तो वो सीआरआर का वैल्यू घटा देता है, तो लोग बैंक को पैसे कम रखने पड़ते हैं आरबीआई के पास। रेपो रेट को घटा देता है तो बैंक आरबीआई से ज़्यादा लोन लेते हैं, ठीक है नहीं, कर्ज लेते हैं, तो फिर लोगों को ज़्यादा कर्ज मिलेगा। और जब बाजार से मुद्रा को निकालना होता है तो आरबीआई क्या काम करता है? बैंक से कहता है कि सीआरआर के रूप में आप ज़्यादा पैसे रखिए बैंक आरबीआई के पास, एसएलआर के रूप में आप ज़्यादा सिक्योरिटी खरीदिए, ऋण पत्र खरीदिए सरकार के, और रेपो रेट बढ़ा देता है अपनी, कि अब जब रेपो रेट बढ़ जाएगी तो बैंक भी कम आरबीआई से पैसे लेंगे, जब बैंक कम लेंगे पैसे तो मार्केट में भी कम जाएंगे पैसे। समझ में आ रही बात? अभी हम नीचे पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके। ये क्लियर हुआ कि मौद्रिक नीति क्या है? मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था, हाँ बताइए। मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में व्यय निवेश प्रभाव के समायोजन के लिए कार्य करती है। यानी कि अर्थव्यवस्था में कितना पैसा निवेश हो रहा है तो उसका समायोजन किस प्रकार किया जाए, वो मौद्रिक नीति तय करती है। मतलब बात वही है कहने की कि अर्थव्यवस्था में पैसा कितना जा रहा है अंदर, जब ज़्यादा हो गया पैसा तो उसे कैसे निकालना है, और जब कम है तो उसे कैसा पैसा मार्केट में पहुंचाना है। विभिन्न टूल्स हैं, हम नीचे पढ़ेंगे उन टूल्स को। ये सारे टूल्स ही हैं आरबीआई के बाजार को नियंत्रित करने के, एसएलआर, सीआरआर, ये सब। तो आरबीआई की जो नीति है मौद्रिक नीति, इसका उद्देश्य ये है कि अर्थव्यवस्था में जो व्यय निवेश है, व्यय निवेश प्रवाह यानी खर्च और इन्वेस्टमेंट, उसका जो प्रवाह है उसे कैसे समायोजित किया जाए, तो उसका जो कार्य है वो आरबीआई करता, ठीक है नहीं। और मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। वैसे किसी को कोई परेशानी हो तो बताइए। क्लियर हुआ? मौद्रिक नीति के लक्ष्य क्या है? देखो, तो लक्ष्य तो पहला लक्ष्य ये है कम और स्थिर मुद्रास्फीति, यानी कि महंगाई को कम रखना और स्थिर रखना। यानी कि कोशिश ये रहती है आरबीआई की कि 4 से 6% के बीच में महंगाई रखे, 4 से 6 के बीच में, यानी 4 से कम। तो ऐसा आरबीआई कहती है कि 4 -2 और +2,
इसके बीच में मुद्रास्फीति रहनी चाहिए। यानी 4 से 2 नीचे चली जाएगी तो भी कोई खतरा नहीं है, 2 ऊपर आ जाएगी 6 हो जाएगी तो भी कोई खतरा नहीं है। लेकिन -2 मतलब और इधर 2 कम हो जाती है, 2 से भी नीचे चली जाती है तो मंदी आ जाएगी, और 6 से ऊपर चली जाती है तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो आरबीआई का कोशिश रहती है कि 4 से 6 के बीच में मुद्रास्फीति। क्यों? ये वो मतलब आपके पास एरिया है जहाँ पर महंगाई भी रहती है और लोग वस्तुओं को खरीद भी सकते हैं और उत्पादन भी बढ़ता है, यानी मांग भी बढ़नी रहती है। तो इसलिए आरबीआई की कोशिश रहती है कि कम और स्थिर मुद्रास्फीति को रखा जाए, यानी कि जो मतलब महंगाई है उसे थोड़ा कम रखा जाए या फिर स्थिर स्टेबिलिटी रखा जाए। फिर समावेशी विकास को हासिल करना आरबीआई का लक्ष्य है। क्यों समावेशी विकास? इसलिए समावेशी का मतलब सब लोगों का जोड़ना। आरबीआई बैंकों से कहती है कि आप इतना ऋण जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के लिए दीजिए, यानी कि किसानों को या मजदूरों को अपनी बिजनेस शुरू करने के लिए, या अन्य मतलब हाउस लोन के रूप में, मतलब गृह जो लोन होता है होम लोन उसके रूप में, या अन्य कृषि यंत्र खरीदने के लिए। इस टाइप से आरबीआई कोशिश ये करती है कि जो समाज के सभी वर्ग हैं उन तक जो है संगठित जो ऋण है वो पहुंचा जाए, यानी बैंकिंग व्यवस्था जो है वो सब लोगों तक पहुंच जाए, और देश की जो अर्थव्यवस्था में ग्रो हो रही है उसका फ़ायदा भी सब लोगों को पहुंचे। क्योंकि जब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, देश की इनकम बढ़ेगी, तो फिर आरबीआई ये कहती है कि जब भाई आपके पास देश की इनकम बढ़ रही है तो उसका फ़ायदा आम व्यक्ति को भी हासिल होना चाहिए। आम व्यक्ति भी अपनी ज़रूरतों के लिए अपना खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो आरबीआई बैंकों को विभिन्न तरीकों से डांट कर, डपट कर, नैतिक रूप से समझाकर बैंकों के मैनेजरों को, भैया आप गरीबों के लिए काम कीजिए, गांव-गांव जाइए, आप लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में बताइए, स्वयं सहायता समूह के बारे में बताइए कि कैसे कैसे मीटिंग होती है, कैसे कैसे पैसा वो ले सकते हैं बैंक से, ताकि वो साहूकारों के, महाजनों के चक्कर में ना फंसें। ठीक है नहीं? और अब पैसा लेकर बैंक से अपना कोई रोजगार शुरू कर लें, उनका भी विकास हो, उनकी भी आय बढ़े। ये आरबीआई कहती रहती है टाइम टाइम पर। बैंकों के जो भी आपके पास सीईओ वगैरह होते हैं उनसे मीटिंग होती है सीधा आरबीआई के गवर्नर की। समझ में आ रही बात? मुद्रा के प्रवाह को संतुलित करना, यानी कि मार्केट में मुद्रा कितनी है, कम है तो ज़्यादा करनी, ज़्यादा है तो कैसा मार्केट से मुद्रा को निकालना है, ये सारे काम जो है आरबीआई देखता है। और ब्याज दरों को नियंत्रित करना, कि ब्याज दर कैसे, मतलब जब मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो ब्याज दर बढ़ा दी आरबीआई ने, रेपो रेट बढ़ा दी। ब्याज में मतलब मार्केट में पैसा कम है तो रेपो रेट घटा दी। रेपो रेट बढ़ जाएगी तो बैंक आरबीआई से कम पैसे उधार लेंगे, तो फिर लोगों को भी कम मिलेगा, तो लोग कम खरीदेंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। अगर मान लो आपके पास बाज़ार में पैसे कम है तो आरबीआई अपनी रेट घटा देगी, तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेंगे आरबीआई से, क्योंकि बैंक का काम क्या रहता है? बैंक का काम तो मुनाफा कमाना रहता है, और मुनाफा बैंक कब कमाएंगे? जब वो लोगों को ऋण देंगे। मैंने कल आपको बताया था कि लोगों को जो ऋण दिया जाता है, मान लो आरबीआई से तो उन्होंने लिया 4% के हिसाब से, और लोगों को दे रहे हैं 10% के हिसाब से ऋण। तो ये जो बीच में 6 रुपये का जो आ रहा है, मान लो यहाँ 4 आरबीआई को दे देंगे 100 रुपये पर 4 रुपये एक साल में, और लोगों से लेंगे 10, तो बीच का जो 6 रुपये है ये बेनिफिट जो हुआ ये किसका हुआ? बैंक का हुआ। तो बैंकों का बेनिफिट तो जब ही होगा जब वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बांटेंगे लोगों को। अब मान लो बैंक लोगों को कर्ज ही ना देवे तो फिर क्या बेनिफिट मिलेगा उसे? तो इसलिए बैंक ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज देते हैं लोगों को, यही बैंक का बेनिफिट होता है। समझ में आ रही है? तो ये मुद्रा प्रवाह को संतुलित करता है। बताइए भैया नीस, क्या? हाँ, इसलिए कर्ज देता है खूब। ठीक है, बैंक जो है इसलिए कर्ज देता है, लेकिन कर्ज वो ऐसा नहीं देता कि लोगों के घर में जाके जाके कहता है कर्ज ले लो हमसे। कर्ज वो बड़े सिस्टम से देता है, उन लोगों को देता है जो कर्ज लौटा दें, या कोई जानकारी का हो या फिर समूहों को हो। इसलिए समूह बनाए गए हैं। तो समूह से क्या होता है
फिर वो किसी व्यक्ति का नहीं रहता, समूह की जिम्मेदारी बन जाती है। मान लो अगर एक समूह में 10 लोग हैं तो बैंक क्या काम करेगा, अब ये 10 लोग ऐसे हैं इनके पास ना जमीन है ना जायदाद है ना कुछ है, लेकिन इन्होंने समूह बना लिया, स्वयं सहायता समूह। तो अब एक स्वयं सहायता समूह खुद एक एंटिटी है, यानी खुद एक व्यक्ति के रूप में काम करेगा। तो बैंक जो लोन देगा वो स्वयं सहायता समूह को देगा, समूह को देगा, फिर वो उस लोन को समूह के सदस्य अपने में बांट लेंगे जी, या जिसे जरूरत है वो ले लेगा, ठीक है नहीं। अब फिर ये जो जिम्मेदारी है वो समूह की है लोन को वापसी कराना। अगर इस व्यक्ति ने पैसे जमा नहीं किए तो वो समूह पर पड़ेंगे पैसे, और ये व्यक्ति जमा इसलिए करेगा क्योंकि 11 अन्य लोग इसके घर गाय मारेंगे बिल्कुल, भाई तू जमा क्यों नहीं करता, पैसा जमा क्यों नहीं करता। तो देखो बैंक का भी काम पूरा हो गया कि बैंक का पैसा फंसा नहीं, क्योंकि बैंक ने तो समूह को लोन दिया है, और जो समूह के सदस्य हैं वो सारे इस चीज़ के जो है वो हैं आपके पास गवाह हैं, और सारे इस चीज़ के जिम्मेदार लोग हैं। अगर एक व्यक्ति पैसे नहीं देता तो समूह बैंक अगला लोन उसे जब तक नहीं देगा जब तक वो पिछली चीज़ें जमा ना हो जाएंगी, या बैंक समूह के अध्यक्ष से कहेगा कि भाई ये किस्त जमा नहीं हो रही तुम्हारे समूह की, तो समूह का अध्यक्ष उस व्यक्ति से जाकर कहेगा कि भाई जमा क्यों ना करता तू। तो ये मीडिएटरी का काम कर रहा है एक प्रकार से समूह। अब ये समूह में जो लोग हैं इन लोगों को पैसे मिलते नहीं थे बैंक से पहले, क्योंकि इनके पास ना जमीन है ना जायदाद है, कुछ भी नहीं है इनके पास, तो बैंक इन्हें कैसे लोन दे। तो इसलिए सरकार ने स्वयं सहायता समूह की एक मतलब योजना लेकर है कि अब 10 लोग इकट्ठे करके, खासकर महिलाएं, क्योंकि महिलाओं को पहले ऋण नहीं मिलता था तो बेचारी महिलाएं आर्थिक गतिविधि नहीं कर पाती थी, अपना बिजनेस नहीं कर पाती थी। तो अब जब उन्हें बैंक से समूह के माध्यम से ऋण मिलने लगा तो वो आराम से उन्हें पैसे मिले, उन्होंने अपने कोई व्यवसाय शुरू कर दिया, किसी ने सिलाई का काम शुरू कर दिया, किसी ने और कुछ शुरू कर दिया, उनकी इनकम बढ़ने लगी, तो उन्होंने समूह के पैसे भी जमा कर दिए और सिलाई मशीन खरीदी, वो भी अब उनकी हो गई, उन्हें रोजगार मिल गया आराम से। समझ रहे हो इस हिसाब से विकास का पहिया घूमता है। तो सारी चीज़ें तो आरबीआई मुद्रा प्रवाह को संतुलित करती है, और मतलब बाजार में अगर मुद्रा ज़्यादा होती है तो उसे निकालने की कोशिश करती है, कैसे निकाली जाए, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी। और अगर मुद्रा कम होती है तो बाजार में मुद्रा डालने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर मुद्रा नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा, मंदी आ जाएगी, ठीक है नहीं। लोगों के पास जब पैसे नहीं होगा तो लोग खरीदेंगे नहीं, तो खरीदेंगे नहीं तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, ओबियसली मंदी आ जाएगी, ठीक है। आरबीआई वित्तीय स्थिरता लाने की कोशिश करती है, एक कार्य मुद्रा मतलब मौद्रिक नीति के माध्यम से वित्तीय स्थिरता। क्यों, मान लो अगर बाजार में महंगाई बढ़ जाएगी खूब तो क्या होगा, उससे मार्केट डिसबैलेंस हो जाएगा, जिन लोगों के पास पैसा है वही लोग वस्तु को खरीद पाएंगे, और उन लोगों की संख्या बहुत कम है, पैसे वालों की संख्या तो कम है ना, ज़्यादातर मध्यम वर्ग है। फिर अगर मान लो बाजार में पैसा कम हो जाएगा तो आफत है। तो इसलिए आरबीआई क्या काम करता है, वित्तीय स्थिरता लाने की कोशिश करता है। कोई बैंक अगर मान ले कोई बैंक के पास पैसा नहीं है, बैंक की स्थिति खराब है, तो बैंकिंग सिस्टम को कोलैप्स से बचाने के लिए आरबीआई उनकी मदद करता है, उनके लिए पैसे की व्यवस्था करता है, उनके लिए दिशा निर्देश जारी करता है, ठीक है नहीं, या आप इन रूल्स पर काम कीजिए नहीं तो फिर हम आपकी बैंक को बैन कर देंगे, या बैंक का जो गवर्निंग बॉडी है उसे चेंज कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो लाने की कोशिश करता है आरबीआई। अर्थव्यवस्था को मंदी और अविस्फीति, मतलब अर्थव्यवस्था को मंदी से भी निकालने की कोशिश करता है, अविस्फीति का मतलब यही मुद्रास्फीति, ठीक है नहीं, इससे भी निकालने की कोशिश करता है। स्फीति मीन्स होता है मुद्रास्फीति। अब स्फीति का मतलब भी, एक मिनट रुक जाइए, अब स्फीति जो वर्ड यूज़ हुआ है वो किस लिए यूज़ हुआ है, मुद्रास्फीति के लिए यूज़ हुआ होगा वैसे, एक मिनट रुकिए, क्योंकि इंग्लिश में ये वर्ड सही से पता चलते हैं, इंग्लिश में यहाँ लिखी हुई नहीं है तो इंग्लिश में पता चल जाता है अच्छे से।
मैं आपको बता देता हूँ। अब स्फीति जो कहते हैं डिसइंफ्लेशन को कहते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन का उल्टा। यानी कि अर्थव्यवस्था में अगर मंदी है, मंदी भी एक प्रकार से आपके पास उल्टा ही होती है मुद्रास्फीति का। और अविस्फीति, मंदी या होगा ये तथा नहीं करके, मंदी या अविस्फीति। अविस्फीति का मतलब भी क्या होता है, जो मुद्रास्फीति होती है उस पर नियंत्रण की जो अवस्था है वो अविस्फीति कहलाती है। अगर ज़्यादा महंगाई हो रही है तो आपको अर्थव्यवस्था से पैसा निकाला जाए तो धीरे धीरे कम किया जाए महंगाई, तो वो अविस्फीति की ओर चला जाता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था को मंदी से या अविस्फीति से निकाल, अविस्फीति का मतलब जब मतलब महंगाई बिल्कुल नहीं है, ठीक है नहीं, अर्थव्यवस्था मंदी की ओर जा रही है, तो उस स्थिति से निकालने का काम भी आरबीआई करती है, ठीक है नहीं। अविस्फीति को बोलते हैं आपके पास, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्लेशन, इंग्लिश में से डिफ्लेशन बोलते हैं, डिफ्लेशन। यानी कि आपके पास ये हम मुद्रास्फीति जब पढ़ेंगे ना तो आपको मुद्रास्फीति भी, अविस्फीति भी, अपस्फीति भी, एक होता अब, ये अब लिखा हुआ है, एक होता अपस्फीति। तो इन सारे वर्डों को हम मुद्रास्फीति वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ अभी आपको ये सारी चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल जो अविस्फीति में क्या होता है, इसमें मुद्रा अप, अगर मैं बोल रहा हूँ अप, तो ये तो मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने की प्रक्रिया है, अपस्फीति, ठीक है नहीं। और अविस्फीति क्या होती है, ये भी आपके पास सरकार का जो मौद्रिक और राजकोषीय उपाय का एक भाग है। इसके द्वारा भी सरकार जो है या आरबीआई मार्केट को स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है, मार्केट में एक नियंत्रण लाने की कोशिश करती है, मार्केट को स्थिरता लाने की कोशिश, ठीक है नहीं। तो इन सारे टर्म्स को हम मुद्रास्फीति वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप केवल ये जानिए कि आरबीआई अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालने की कोशिश भी करती है, मुद्रास्फीति से कम करने की तो करती है, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था मंदी में चली गई तो मंदी से उसे बाहर निकालने की भी कोशिश करती है आरबीआई आपके पास, ठीक है। इसमें आप इस मतलब जो, चलो तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो, मैं थोड़ा सा बता दूं, नहीं तो तुम्हें क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाए। देखो ये होता है वर्ड अपस्फीति, अपस्फीति, तो ये तो मुद्रास्फीति की उल्टी अवस्था है। मुद्रास्फीति में इसे बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, अपस्फीति में वस्तुओं की कीमत कम होने लगती है, ठीक है नहीं। डिसइन्फ्लेशन में यानी मुद्रास्फीति की बिल्कुल उल्टा। अपस्फीति क्या होती है, अपस्फीति होती है मुद्रा संकुचन, इसे मुद्रा संकुचन भी बोलते हैं, यानी मुद्रा की कमी होना, ठीक है। तो मंदी भी क्या होती है, मंदी भी एक प्रकार से मुद्रा की कमी होती है, यानी अर्थव्यवस्था में डिमांड की कमी हो जाती है। मंदी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में मांग की कमी हो गई। और अपस्फीति का मतलब है मतलब अर्थव्यवस्था मुद्रा संकुचन हो गया, मुद्रा का या मुद्रा की आपूर्ति जो है वो मांग की अपेक्षा कम हो गई आपके पास, ठीक है नहीं। वस्तु और सेवाओं की जो वस्तु और सेवाओं के संदर्भ में भी इसे जाने कि वस्तु और सेवाओं की जो आपूर्ति है, आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग जो है वो कम हो गई। देखो मुद्रास्फीति, अभी तुम यहाँ समझ लीजिए तीनों का अर्थ, चारों को समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा। मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति में मांग बढ़ती है, मांग बढ़ी, डिमांड बढ़ी, आपूर्ति कम हो गई, ठीक है नहीं। सामान्यतः यही होता है, मांग बढ़ जाती है, आपूर्ति कम हो जाती है, तो वस्तुओं के भाव जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ये तो मुद्रास्फीति में होता है। आरबीआई इसे भी कम करने की कोशिश करती है, मुद्रास्फीति को कम करने की कोशिश करती है। अब स्फीति में क्या होता है, अब स्फीति जो है ये
मुद्रा संकुचन, मुद्रा संकुचन का मतलब मुद्रा की कमी हो जाना। और जब मुद्रा की कमी हो जाती है तो वस्तु और सेवाओं की मांग जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और आपूर्ति तो उसकी बढ़ मतलब जैसे चली आ रही है वैसी और बढ़ जाती है, लेकिन मांग कम हो जाती है। ठीक है, ये होती है मतलब डिफ्लेशन। एक मंदी क्या होती है, मंदी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में मांग का बिल्कुल ही कम हो जाना, तो वो मंदी होती है। ठीक है नहीं, जब एक स्तर से नीचे मांग मांग कम हो जाती है। अपस्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति का बिल्कुल उल्टा। मुद्रास्फीति में जहां वस्तुओं की मांग बढ़ती है, अपस्फीति में वस्तुओं की मांग धीरे धीरे कम होती रहती है। चारों क्लियर हुए आपके? अरे चारों क्लियर हुए, किसी को कोई डाउट? क्यों भाई? कौन सा? अरे मांग कम नहीं होती है, या हमेशा स्थिर रहती है मांग? कम ज़्यादा होती रहती है ना, रोज की रोज। भाई आप देखते हो कि शेयर मार्केट क्यों ऊपर जाता है, क्यों नीचे आता है? जब कंपनियों मतलब किसी भी कंपनी का सामान ज़्यादा बिक रहा है तो कंपनी के शेयर, उसका लाभ लाभ ज़्यादा हो रहा है तो कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ जाती है, तो शेयर मार्केट ऊपर चला जाता है। कंपनी के शेयर की कीमत नीचे आ जाती है, शेयर मार्केट नीचे आ जाता है। इसी टाइप से मार्केट में होता है। मार्केट में आप देखते होगे कि एक दिन तो वस्तु की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई, अरे आप कहीं मत जाइए, अर्थव्यवस्था को समझने के लिए सबसे बड़ा अच्छी चीज़ होती है खुद। आप मार्केट में जाते हो तो किसी दिन आलू आप 10 के मतलब 20 रुपये किलो लेकर आते हो, और किसी दिन आपको आलू 15 रुपये किलो मिल जाते हैं। भाई जिस दिन बाजार में आलू कम आते हैं, या फिर लोगों की संख्या ज़्यादा आ जाती है, आलू तो उतनी आए लेकिन लोगों की संख्या ज़्यादा आ गई, तो आलू के भाव बढ़ गए। और जिस दिन लोग कम आए या आलू ज़्यादा आ गए बाजार में, तो भाव कम हो गए। तो जब भाव बढ़ते हैं तो वो होती है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में क्या होता है, भाव लगातार बढ़े हुए हैं, यानी आलू 50 रुपये किलो बना हुआ है तो 85 रुपये किलो लगातार बना हुआ और महंगाई होने पे है। अपस्फीति में क्या होता है, ये जो अपस्फीति है डिस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का उल्टा। इसमें क्या होता है, वस्तुओं के भाव धीरे धीरे नीचे गिरते रहते हैं। आलू पहले 50 रुपये किलो हुआ, फिर 40 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 20 हो गया, लेकिन एक लिमिट ऐसी होती है कि इससे नीचे अगर आलू जाएगा तो समझ लीजिए आलू की डिमांड कम हो गई। आलू की डिमांड कम हो गई इसलिए आलू सस्ता हो गया। इसका मतलब लोगों के पास पैसे नहीं है, या फिर आलू की खपत ज़्यादा हो गई, आपूर्ति ज़्यादा हो गई डिमांड की बजाय। यानी कोल्ड स्टोर में से आलू मार्केट में ज़्यादा आ गया और इतनी लोगों में डिमांड नहीं है, इसलिए आलू की कीमत सस्ती हो गई। मंदी क्या होती है, मंदी अर्थव्यवस्था की वो स्थिति होती है जहां पर क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड बहुत ही लो लेवल पर पहुंच जाए, यानी लोगों के पास पैसे ही नहीं रहे खरीदने के लिए, तो वो अवस्था होती है मंदी की अवस्था। तो फिर सरकार क्या काम करती है, लोगों को प्रोत्साहन देती है, तरह तरह के रोजगार के साधन चलाती है, तरह योजनाएं चलाती है, उनके अकाउंटों में पैसे भी डालती है, तो अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालने के लिए। और ये क्या होता है, अपस्फीति क्या होती है भाई, अपस्फीति अब ये है, अब स्फीति होती है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन में क्या होता है, देखो नाम से पता चला, मुद्रा का संकुचन यानी कि मुद्रा की कमी हो जाना। और जब मुद्रा की कमी हो जाती है तो वस्तु और सेवाओं के क्या होता है, मांग गिरने लगती है, और लेकिन उनकी आपूर्ति की बजाय उनकी मांग कम होने लगती है। आपूर्ति तो उतनी ही है लेकिन मांग कम होती जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये सेम सी लग रही है आपको, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, बहुत मतलब माइन्यूट फैक्ट वो है आपके पास डिफरेंस। इसमें भी आपके पास वस्तुओं की मांग कम हो रही है अब स्थिति में, इसमें मुद्रा की कमी के कारण वस्तुओं की मांग कम हो रही है। भाई इसमें तो ऐसा भी हो सकता है आपके पास अब स्थिति में कि सरकार ने प्रोसीजर अपनाया है, अपने मतलब रिजर्व बैंक ने कुछ कदम उठाए, तो उसकी वजह से वस्तुओं की मांग अब लेवल में आ गई। लेकिन यहाँ क्या होता है, मुद्रा संकुचन यानी लोगों पर पैसे की कमी हो रही है, इसलिए वस्तुओं की मांग कम हो रही है।
समझ में आया चारों चीजें? तुम लोगों को तो समझाना बहुत पड़ता है। हेलो। अरे क्लियर हुआ सब लोगों का? अभी दो भैया बैठे हुए हैं, अभी हाथ मिला के बांध के बैठे हुए हैं, हिसाब लगाना है, कहाँ पूछें? अरे बताइए, क्या नहीं आया समझ में? बताइए अब कैसे समझाया जाए? तुम्हें मेरी बात ये समझ नहीं आ रही। तुमने क्या समझा? मुद्रास्फीति का क्या मतलब समझा तुमने, ये बताइए। तुम ही बताओ, पहले तुम बताओ मुझे, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। बताइए क्या होता है मुद्रास्फीति। इतनी देर से तुम ये राम कथा सुन रहे थे, तो कुछ तो पता चला होगा। अरे मुद्रास्फीति क्या होती है ये बताओ मुझे, और कुछ मत बताओ तुम। महंगाई होती है। सही है। अब अपस्फीति क्या होती है? महंगाई का कम होना। महंगाई क्यों होती है? महंगाई क्यों होती है? जब महंगाई महंगाई क्यों होगी? अब इतनी बड़ी जो है आप गाड़ी दौड़ा रहे हो, सीधा कहो ना कि आपूर्ति कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। आपूर्ति कम हो गई, डिमांड बढ़ गई, यानी मांग बढ़ गई, तो मुद्रास्फीति हो गया। ठीक है नहीं? अब अपस्फीति क्या होता है? डिस इन्फ्लेशन में क्या होता है कि आप मतलब मुद्रा जो बढ़ी हुई मांग है वस्तुओं की, वो धीरे धीरे कम होने लगी, तो ये आप अपस्फीति हो गया। क्यों कम होने लगी? बहुत सारे उसके कारण हैं, जब हम मुद्रा मतलब मुद्रास्फीति वाला चैप्टर बताएंगे तब वो बताएंगे कारण। भाई मान लो आप, ऐसा भी हो सकता है कि बाहर से सरकार ने आयात पे वस्तुओं के बैन लगाया हुआ था, तो इसलिए घरेलू वस्तु घर में डिमांड बढ़ गई, तो सरकार क्या काम करेगी? आयात पर से बैन हटा देगी, तो बाहर से विदेशों से हमारे यहाँ सामान आ जाएगा, तो फिर मार्केट में जब आलू आ जाएंगे तो आलू की कीमत सस्ती हो जाएगी। या फिर आरबीआई ऐसा कर सकती है कि अपनी वो रेपो रेट बढ़ा देगी, तो बैंकों के पास पैसा कम होगा तो लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा। तुम्हारे इंग्लिश समझ में आ रही ना? ये क्या है इंग्लिश का मतलब? ये इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब है मुद्रास्फीति। और ये क्या है? डिस इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति की का उल्टा। मुद्रास्फीति में क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है, आपूर्ति कम हो जाती है, और वस्तुओं के भाव मतलब उनकी कीमत बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है? वस्तु की कीमत कम होने लगती है। अब इसमें बताइए क्या समझना, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं समझने के लिए इसमें। अभी भी नहीं आया? अब मतलब इन्फ्लेशन और डिस इन्फ्लेशन ये क्या होता है? ओबे मीन्स क्या होता है? ओबे माने ओबे। ओबे मीन्स क्या होता है? तेल। आज्ञा माननी नहीं होता, वो आज्ञा मानना। तेल पेल तो हमने नहीं पढ़ा। आज्ञा आज्ञा होता है। डिसओबे मीन्स क्या होता है? आज्ञा ना मानना। तो वैसे इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन मीन्स क्या होता है? वस्तु की कीमत बढ़ जाना। और डिस इन्फ्लेशन मीन्स क्या होता है? वस्तु की कीमत कम हो जाना।
अब हम नहीं बोलेंगे। अब ये बताइए, अब अनीस तुम्हारे बताइए, तुम्हारे समझ में आ रहा है ये मुद्रास्फीति? चलो ठीक है। अरे ये बताइए, मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा, मैं तो एक सामान्य बात बताना चाह रहा हूँ, तो तुम्हारे दिमागों में न घुस रही है बात। अरे आलू 50 रुपए किलो खाए थे तुमने? नहीं, आलू 50 रुपए किलो खाए थे तुमने? तो आलू सस्ता था या महंगा था? और आलू इस समय कितने रुपए किलो चल रहे हैं? तो सस्ता है कि महंगा है? तो पहला आलू महंगा था तब होती मुद्रास्फीति, अब आलू सस्ता है तो वो है अपस्फीति। अरे अब इस अपस्फीति तो बता रहा हूँ, डिसइंफ्लेशन जो मैंने अभी बताया आलू वाला काम। अब स्फीति क्या होती है? जब मुद्रा की कमी हो जाए मार्केट में, यानी तुम्हारे पास मुद्रा कम हो जाए, पैसे कम हो रहे हैं, तो मुद्रा तुम्हारे पास कम है इसलिए लोग जो है वस्तु नहीं खरीदेंगे, वस्तु नहीं खरीदेंगे तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और जबकि आपूर्ति वस्तु की बढ़ जाएगी। डिमांड मतलब डिमांड कम हो गई और आपूर्ति बराबर बनी हुई है, तो उससे क्या होगा? वस्तुओं की कीमत कम हो जाएगी। तो कोई बात ना, रात में भूल जाओगे, कोई नहीं, अपने पेमेंट जमा कराना 500 रुपये का, फिर कल को समझा देंगे आप। ठीक है। तो लिखा, और ये लिखवाने का काम ना है, ऐसे यहाँ लिखवाऊंगा तो फिर मुद्रास्फीति में क्या पढ़ाऊंगा मैं? यहाँ केवल समझाने काम है मेरे, ये टर्म आई है तो मैंने समझा दिया, ठीक है नहीं? अब तुम ये सोचने लगो कि सर जी थोड़ा सा प्रकाश और यहाँ डाल दीजिए, तो मैं तो प्रकाश डालने में ही रह जाऊंगा। अरे मैं बता रहा हूँ मुद्रा नीति, अब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, थोड़ी सी मेहनत करना ना, अपने आंखों को कष्ट देना, कानों को कष्ट देना। अब ऐसा कोई ना है कि वीडियो अपने क्लास कर कर अपने राम राम जी हो गई काम छुट्टी। बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, ये मत समझो कि अपने कोर्स चल रहा है, लिखवा दिया, उसमें लिख लिया, और उसके बाद अपने हाथ पूछे और अपने छुट्टी निकल गए बाहर को। ऐसा काम ना चलेगा। इन्हें पढ़ना पड़ेगा एक एक लाइन को, रिवीजन जब करोगे तो समझना पड़ेगा कि सर ने ये बोला है, इसका मतलब क्या है। इकोनॉमी ऐसा समझ में ना आती है, तुम सोच रहे हो कि मैं हम उसमें रजिस्टर में भर कर डाल देंगे तो आ जाएगी समझ में। तो ये सारी चीज़ है, बताइए कितना सिंपली चीज़ है। अभी तुम समझ नहीं पा रहे थे, चलो होता है, कभी कभी बिल्कुल आसान चीज़ें भी नहीं समझते, लेकिन अब नहीं समझ पा रहे तो इसका रिवीजन करना पड़ेगा, तो रिवीजन करना, वीडियो को सुनना। ठीक है। अब आपके पास आता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मुद्रास्फीति के क्या क्या टूल्स हैं, यानी कि आरबीआई किन किन माध्यम से बाजार में पैसे को नियमित करती है, यानी कि मुद्रा को नियमित करती है, यानी बाजार में जब ज़्यादा पैसा होता है तो पैसे को कैसे निकालती है, और बाजार में जब कम पैसा होता है तो कैसे पैसा डालती है। तो ये सारे आरबीआई के टूल्स हैं, ठीक है नहीं? टूल्स को दो टाइप से बांटा गया है, एक है क्वांटिटिव यानी मात्रात्मक, और एक है गुणात्मक क्वालिटेटिव। दो टूल्स हैं आरबीआई के। तो अब हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है नहीं? ये हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि काफ़ी बड़ा पोर्शन है, उस लेक्चर में ये सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इतने आप अपना खाने पीने की व्यवस्था कीजिए। ठीक है, तो इतना कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए।